फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 29 दिसंबर 2022 को सीटेट परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 28 दिसंबर 2022 को जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, अर्पणा जी ने कमेंट किया था कि पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 28 था वो उन्हें समझ नहीं आया, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो उपाख्यानात्मक अभिलेख एक प्रकार का परीक्षण है जो विद्यालय जीवन के महत्वपूर्ण टॉपिक्स से संबंधित है, जैसे बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। उपाख्यानात्मक अभिलेख का प्रयोग शिक्षक बच्चों का निरीक्षण करने के लिए करते हैं। और निर्णायक होना और किसी समस्या क्षेत्र की पहचान करना उपाख्यानात्मक अभिलेख के अंतर्गत नहीं आता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी एक टीचर हर दिन कुछ नया सीखता है और मैं तो खुद को टीचर मानती भी नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह एक लर्नर हूँ और आप लोगों के साथ सीख ही रही हूँ और हर दिन ट्राई करती हूँ खुद को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करिए और कुछ कमी लगे तो कमेंट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष चेराव नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है मिजोरम, झारखंड, असम या फिर छत्तीसगढ़। देखिए, अगर आपने पिछले वीडियोस देखी होंगी उसमें हमने चेराव नृत्य को डिस्कस किया था। तो इसमें की पॉइंट यही है कि चेराव नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। जिसको ये पता होगा वो आसानी से उत्तर दे देगा। देखिए, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। हो सकता है कभी चेराव नृत्य के बारे में ही क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चेराव नृत्य मिजोरम का लोक नृत्य है। देखिए, स्क्रीन पर एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग बाद में बैक करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये सही है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। देखिए, ये विशेषता रेगिस्तानी ओक की है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। जब पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग पतली पाइप डालकर इस पेड़ से पानी निकाल लेते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यह वृक्ष छायादार नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि यह वृक्ष छायादार होते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। पेंट, प्लास्टिक, रेयॉन, एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल, मोम, कोलतार, ग्रीस या फिर केरोसिन, डीजल और मीथेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोम, कोलतार, ग्रीस, तीनों ही पेट्रोलियम उत्पादों के समूह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना या मिशन है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, जल शक्ति, नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान, जल शक्ति,
नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना है। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। बादाम, मक्का, दूध, अंडे, दालें, मछली, संतरा, मक्खन, अंडे, दही, चावल, दूध। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अंडे, दालें और मछली तीनों ही प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। बिहार और नागालैंड, मिजोरम और झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए ऑप्शन ए बिहार और नागालैंड ये दोनों राज्य हैं, मिजोरम और झारखंड ये दोनों भी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये दोनों भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। देखिए ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और ओडिशा ये दोनों तो सही हैं, लेकिन कर्नाटक जो है ये अरब सागर के तट पर स्थित है। सेकंड ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु ये दोनों सही हैं, लेकिन गुजरात जो है ये भी अरब सागर के तट पर स्थित है। तमिलनाडु, ओडिशा ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो है ये भी अरब सागर के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। देखिए बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं, वो हैं पुडुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दमन और दीव और लास्ट है दादरा और नगर हवेली। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो यहाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये तीनों ही मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हैं। राजस्थान और गुजरात ये दोनों भी मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है? निमोनिया, डेंगू, खसरा, मलेरिया। तो देखिए ऑप्शन बी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है, डेंगू और मलेरिया ये दोनों मच्छरों से द्वारा फैलते हैं। किसी भी पारितंत्र में निहित है। जीवित प्राणी, भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों ही पारितंत्र में निहित हैं। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। कर्नाटक कत्थक, तमिलनाडु लावड़ी, असम बुइया, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो देखिए कर्नाटक का कत्थक नहीं कथकली शास्त्रीय नृत्य होता है, और कत्थक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम और लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का नृत्य है। असम का पारंपरिक नृत्य बागुरम्बा और शास्त्रीय नृत्य सत्रिया होता है, और बिहू भी असम का प्रसिद्ध नृत्य है। और बुइया जो है ये अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन।
देखिए एग्जाम में ग्रीन हाउस को ट्रांसलेट करके पौधा घर क्वेश्चन में आया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सीटेट में कुछ क्वेश्चंस हिंदी में समझ नहीं आते पर इंग्लिश में आसानी से समझ आ जाते हैं। तो जब कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो तो उसे इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्योटो संलेख, मॉन्ट्रियल संलेख, पेरिस संधि या फिर दोहा संधि। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल संधि। यह समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ था और ये जो क्योटो संलेख है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। देखिए शिक्षण में नैदानिक परीक्षण शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के असंतुलित व्यक्तित्व और कुसमायोजित व्यवहार आदि परेशानियों को दूर की जाने वाली क्रिया है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करना, अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि को जानना और शिक्षण विधियों में सुधार करना। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण का प्रयोग बुद्धि भागफल ज्ञात करने में नहीं किया जाता। सेकंड ऑप्शन है ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब शिक्षक को पता होगा कि विद्यार्थियों को सीखने में कहाँ परेशानी हो रही है तभी वो उसका निदान कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के सीखने की गति का आकलन करने में। ये भी गलत है, क्योंकि सभी बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ तेजी से सीखते हैं, कुछ धीरे। तो शिक्षक को गति का आकलन नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चों में स्वाभाविक होता है। और लास्ट है ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जा रहा है कि छात्र कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। तो देखिए निर्माणात्मक आकलन का अर्थ होता है छात्रों से विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जानकारी एकत्र करना, जो उनके सीखने और प्रगति का आकलन करने में शिक्षक की मदद करेगा। इससे शिक्षक को उन छात्रों को पहचानने में हेल्प होगी जिन्हें सीखने में कोई कठिनाई है, तो इस आधार पर शिक्षक शिक्षण में सुधार कर सकेंगे। इसका प्रयोग मुख्यतः छात्रों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है, जिससे शिक्षक शिक्षण की कमियों को दूर कर सकें। तो ऑप्शन ए है शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देना, कि शिक्षक द्वारा जो शिक्षण किया जा रहा है उसका बच्चों पर क्या प्रभाव है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये टीचर्स को फीडबैक देने में हेल्प करता है कि उनका शिक्षण प्रभावी है या नहीं। सेकंड ऑप्शन है शिक्षण में कमियों को पहचानने में। तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि निर्माणात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण की कमियों को जानकर उनको दूर करना। ऑप्शन सी है मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में। ये गलत है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड बनाना निर्माणात्मक कौशल में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। ये भी सही है। यहाँ पर ए, बी और डी तीनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, एपिडास्कोप। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का अर्थ होता है जो बिना किसी प्रोजेक्शन उपकरण के, बिना विद्युत के आसानी से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे चार्ट, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है?
वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। ये ऑप्शन गलत है। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। ये भी गलत है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिसे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में, अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक रचनावाद को विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? समूह कार्य से, कठपुतलियों के उपयोग से, भूमिका निभाने से, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो शिक्षक को ऐसा करने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, गतिविधियों को सरल एवं जटिल संचालित करने के लिए। देखिए ऑप्शन ए सही होगा कि पर्यावरण की बेहतर समझ को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आश्रय। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है चर्चा, प्रयोग, सर्वेक्षण और चर्चा, साक्षात्कार। तो देखिए ऑप्शन सही होगा, सर्वेक्षण और चर्चा। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति सर्वेक्षण और चर्चा होगा। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? अमूर्त अनुभव, वैश्विक से स्थानीय अनुभव, समावेशी अनुभव और प्रासंगिक अनुभव। यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ को विकसित करने के लिए प्रासंगिक अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होगा। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं है? हदबंदी, भागीदारी, सहयोग और नेतृत्व। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सहकर्मी आकलन के लिए कौन सा सहयोग का हिस्सा नहीं है? तो भागीदारी ये सही है, सहयोग भी सही है और नेतृत्व। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सहयोग का हिस्सा नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हदबंदी। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? प्रयोग, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, साक्षात्कार, सर्वेक्षण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। ईवीएस में से किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? प्रदर्शन, व्याख्यान, समूह चर्चा या फिर फिल्म शो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समूह चर्चा, क्योंकि समूह चर्चा किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा। ईवीएस में कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जा सकता है? दृश्य कौशल, पहचानने का कौशल,
याद रखने का कौशल या फिर अवलोकन कौशल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अवलोकन कौशल, क्योंकि जब बच्चे किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ज़्यादा आसानी से सीखेंगे। ईवीएस में फील्ड ट्रिप को सिखाने का सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है, क्योंकि अगर बच्चे किसी पेड़ को सामने से देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और फिर आप उनको उस पेड़ के बारे में बताएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, विद्यालय आधारित आकलन, समूह चर्चा, सामुदायिक स्थानों पर भ्रमण। विद्यालय आधारित आकलन, देखिए विद्यालय में समय समय पर आकलन होते रहते हैं, तो एक शिक्षक इससे कभी नहीं बच सकता। समूह चर्चा, विद्यालय में समूह चर्चा भी महत्वपूर्ण है। सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, देखिए भ्रमण भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हमेशा सही उत्तर ही दें। तो एक शिक्षक को गलत उत्तर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो शिक्षक को विद्यार्थियों पर सही उत्तरों पर जोर देने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।